दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन मार्केट है, जहां पर इंटरनेट यूजर्स मिलियंस को भी क्रॉस कर चुका है। जहां जियो लॉन्च होने से पहले हर इंडियन कस्टमर मंथली 158 MB इंटरनेट यूज करते थे, लेकिन उसके बाद जियो के आने के बाद से ये 100 टाइम्स इंक्रीज हो गया, यानी कि 15.8 GB पर मंथ हो गया। और ऐसे में इंटरनेट यूजर काफी तेजी से इंक्रीज हुआ और इसके पीछे का मेन रीजन था काफी सस्ता इंटरनेट। 2021 की बात करें तो 2021 में आपने देखा होगा कि रिचार्ज के प्राइसेस कितने ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि टेलीकॉम कंपनीज जो हैं वो अपने लॉसेस को कस्टमर से हाई कॉस्ट में निकलवा रही हैं, क्योंकि टेलीकॉम कंपनीज अपने लॉसेस को कम करने की वजह से इन्होंने रिचार्ज के प्राइसेस काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिए हैं। और इस समय टेलीकॉम इंडस्ट्री की जितनी भी कंपनीज हैं वो एक बुरे दौर से गुजर रही हैं और एक टाइम अब ऐसा आएगा कि हमें इंटरनेट के लिए भी काफी पैसा चुकाना पड़ सकता है। तो आज हम जानते हैं इनके पीछे के क्या रीजंस हैं, टेलीकॉम कंपनीज क्यों लॉसेस में जा रही हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि 2030 तक इंटरनेट यूजर्स की संख्या 1.3 बिलियन तक टच हो सकती है। बट अब ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि टेलीकॉम कंपनीज काफी ज्यादा कर्जे में डूबी हुई हैं और टेलीकॉम कंपनीज की हालत काफी ज्यादा खराब है। लेकिन ये सब हुआ कैसे और इसके पीछे के क्या क्या रीजंस हैं, इससे जानने से पहले हम ये समझते हैं कि फोन से कॉल मैसेजेस या इंटरनेट से कॉल मैसेजेस कैसे किए जाते हैं और उसका प्रोसेस क्या रहता है। आज से 30 साल पहले की बात करें तो तब के टाइम पर टेलीफोन्स चलते थे और उसमें एक वायर कनेक्ट होता था दूसरे टेलीफोन से और ऐसे करके दो लोग कम्युनिकेट कर पाते थे। लेकिन आज के टाइम पर वायरलेस चीजें हो चुकी है, टेक्नोलॉजी का इतना यूज किया गया है और मोबाइल फोन तो हमारे दिनचर्या का हिस्सा हो चुका है, जिस पर लोग डिपेंड हो चुके हैं। लेकिन आज के टाइम पर बस आपको वायरलेस फोन में नंबर पर क्लिक किया, रिसीवर के पास कॉल गई और उन्होंने रिसीवर ने रिसीव किया। लेकिन रिसीवर से पहले ये सारी जानकारी MSC पर जाती है और इसमें सभी सब्सक्राइबर्स का डाटा स्टोर रहता है और ये डाटा तभी स्टोर कर लेते हैं जब आप सिम कार्ड खरीदते हैं। और उसके बाद MSC नजदीकी टावर से कनेक्ट होकर रिसीवर को कॉल की रिक्वेस्ट भेजता है और उसके बाद रिसीवर कॉल पिक कर लेता है और ये पूरा प्रोसेस कुछ ही सेकंड्स का होता है। अब बात करते हैं इंटरनेट की, तो इंटरनेट का प्रोसेस भी कुछ लगभग ऐसा ही होता है और इंटरनेट के सिग्नल्स ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जाते हैं, जो कि पूरी दुनिया में समुद्र के नीचे ऑप्टिकल फाइबर्स बिछे हुए हैं। उन्हीं ऑप्टिकल फाइबर्स से होते हुए सिग्नल्स डाटा सेंटर तक जाते हैं और उसके बाद डाटा सेंटर से होके वो नजदीकी टावर तक जाते हैं और टावर से डायरेक्ट सेल फोन पर आते हैं। और इसके लिए स्पेक्ट्रम यूज किया जाता है, जो हवा में रेडियो वेव्स ट्रेवल करती हैं, उसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इसमें डिफरेंट बैंड्स होते हैं जो कि टेलीकॉम कंपनीज के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है और इसी चीज पर टेलीकॉम कंपनीज कंपटीशन करती हैं। और हर टेलीकॉम कंपनी ये चाहती है कि इसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा स्पेक्ट्रम का हमारी कंपनी के पास हो, लेकिन ये नेचुरल रिसोर्स है और इसका कंट्रोल पूरी तरीके से गवर्नमेंट के हाथ में है। अगर हम इंडिया की टेलीकॉम हिस्ट्री पर नजर डालें तो हमने काफी कम समय में काफी लंबी दूरी तय करी है। पहले के समय में टेलीफोन्स यूज किए जाते थे जिसमें वायर्स यूज होते थे और उनको टेलीग्राफ बोलते थे और उस वक्त पर हर घर में टेलीफोन आपको नहीं मिलता था, काफी गिने चुने घरों में ही टेलीफोन्स होते थे। और उस वक्त पर हमारा भारत आजाद भी नहीं हुआ था, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि काफी कम से कम लोगों पर ही टेलीफोन्स आए, जिसकी वजह से वो इसे हमारे अगेंस्ट में यूज ना कर पाए। तो ब्रिटिशर्स बिल्कुल नहीं चाहते थे कि टेलीफोन्स की संख्या तेजी से बढ़े या फिर टेलीफोन्स हर घर में मिले। और जब भारत को आजादी मिली तो टेलीकॉम का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास आ गया था और इसीलिए लोगों ने टेलीफोन्स के लिए अप्लाई करना चालू कर दिया था और लाखों लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया। लेकिन उस वक्त पर वेटिंग लिस्ट 8 से 10 साल या उससे भी ज्यादा होती थी और ऐसे में सिर्फ 200 लोगों में से सिर्फ एक के पास ही टेलीफोन लगता था, यानी कि ये प्रोसेस काफी ज्यादा स्लो हो गया था। फिर साल 1990 में जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आने के बाद से इसमें काफी प्राइवेट कंपनीज एंटर करती हैं, जिसकी वजह से टेलीकॉम में रेवोल्यूशनाइज आता है। और यही वो समय था जब अपने इंडिया में मोबाइल फोन्स यूज होना चालू हो गए थे और इसी के पोटेंशियल को देखते हुए काफी कंपनीज और एंटर करती हैं। और 1995 में ऑक्शन के जरिए कंपनीज को टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को रन करने के लिए लाइसेंस बेचा गया और जब ये लाइसेंस जारी हो गए थे तो ऐसे में गवर्नमेंट के कुछ रूल्स थे इसके ऊपर कि जो भी कंपनी लाइसेंस ले रही है उसे लाइसेंस का फीस और स्पेक्ट्रम का फीस पहले ही चुकाना पड़ेगा। और गवर्नमेंट के इस रूल्स की वजह से हर कंपनी ने स्पेक्ट्रम और लाइसेंस की फीस पे करी और ऐसे में ये फीस उन्हें इतनी ज्यादा भारी पड़ी कि जितनी भी कंपनीज थी वो आगे ग्रोथ ही नहीं कर पाई और ऐसे में वो इतने लॉस में चली गई कि वो अपने स्पेक्ट्रम
स्पेक्ट्रम और लाइसेंस का दिया हुआ गवर्नमेंट को पैसा, उतना पैसा भी वो अपनी कंपनी से निकाल ही नहीं पा रही थी। और ऐसे में जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज थी उन्होंने इस चीज पर विवाद किया, गवर्नमेंट से लड़ाई की और इस पर गवर्नमेंट ने वापस से नया रूल लागू किया। और ये रूल ये था कि जितनी भी कंपनीज हैं उनसे लाइसेंस और स्पेक्ट्रम का पहले ही पैसा ना लेके उनके टोटल रेवेन्यू का 8% आपको देना पड़ेगा। और ये रूल आने के बाद सारी कंपनीज इस चीज पर काफी खुश हो जाती हैं कि वो धीरे धीरे करके अपने रेवेन्यू में से कुछ कुछ पैसा देती रहेंगी गवर्नमेंट को। और साथ ही इन कंपनीज का काफी ज्यादा ग्रोथ हुआ, एक्सपेंशन हुआ धीरे धीरे। और उसके बाद टेलीकॉम कंपनीज में काफी रिवॉल्यूशन आया और साथ ही मोबाइल और सिम कार्ड काफी इजीली लोगों को मिल पा रहे थे। और कुछ कंपनीज ऐसी थी जो एक ही टावर से अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करा रही थी, यानी कि एक साथ काम कर रही थी। और साल 2000 के बाद इंपोर्ट ड्यूटी भी गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा कम कर दिया, जिसकी वजह से जो फॉरेन कंपनीज थी, नोकिया और आपके सैमसंग, वो कंपनीज भी अपने इंडिया में एंटर करती हैं और ऐसे में काफी कस्टमर्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और इसी के साथ साथ मार्केट में तेजी से कंपनीज बढ़ती जा रही थी और ऐसे में टेलीकॉम कंपनीज अपनी पोजीशन को सिक्योर करने में लगी हुई थी। फिर साल 2010 आता है और ये साल ऐसा आता है कि इसमें कई टेलीकॉम कंपनीज के लाइसेंस छीन लिए जाते हैं। और ये वही टाइम था जब 2 करोड़ स्पेक्ट्रम स्कैम लोगों के सामने आया और ऐसे में 122 टेलीकॉम कंपनीज के लाइसेंस को छीन लिया गया। और साथ ही रिलायंस सहित काफी कंपनीज पर मुकदमा दर्ज हुआ और ये केस ऐसे चलते रहे। और उस वक्त पर मार्केट को डोमिनेट करने के लिए आइडिया, एयरटेल, एयरसेल जैसी कंपनीज उस वक्त पर थी, लेकिन ये कुछ ही टाइम तक रही मार्केट में और उसके बाद जियो एंटर करता है मार्केट में। और जब जियो आता है तो इन कंपनीज की भी हालत खराब हो जाती है। और ऐसे में बाकी जो कंपनीज हैं वो आपस में कंपटीशन करती हैं और ज्यादा से ज्यादा स्पेक्ट्रम का हिस्सा लेने के लिए लड़ने लग जाती हैं। और ऐसे में इन कंपनीज ने काफी मोटी रकम दी स्पेक्ट्रम को खरीदने के लिए, जिसे वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से ये कंपनीज काफी लॉसेस में भी चली गई। और इन्हीं लॉसेस को रिकवर करने के लिए इन कंपनीज ने क्या किया कि रिचार्जेस की जो कॉस्ट थी वो हाई कर दी ताकि वो कस्टमर्स से इस चीज को कवर कर सके। लेकिन जो जियो कंपनी थी उन्होंने ये सारी सर्विसेज फ्री कर दी और ऐसे में लोग जियो को पसंद करने लग गए और बाकी कंपनीज के जो कस्टमर्स थे वो जियो पर आकर शिफ्ट हो गए। और ये अपनी सर्विसेज वहां तक प्रोवाइड कर रहे थे जो लोग इंटरनेट के बारे में जानते तक नहीं थे। और ऐसे में जो कंपनीज थी, बाकी कंपनीज थी, उन्होंने कुछ टाइम बाद ही बैंकरप्सी फाइल कर दी थी। अब इस तरह मार्केट में सिर्फ वीआई, एयरटेल, बीएसएनएल और जियो जैसी कंपनीज बची। और ये कंपनीज भी फाइनेंशियल प्रेशर में है क्योंकि 1999 के टाइम पर जो 8% रूल लागू किया था गवर्नमेंट ने कि अपने टोटल रेवेन्यू में से 8% आपको देना पड़ेगा, उसकी वजह से भी इनको काफी ज्यादा चीजें फेस करनी पड़ रही हैं। तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन कि कैसे टेलीकॉम कंपनीज अब धीरे धीरे करके डाउनफॉल पर जा रही हैं। आप देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।